करो, अगर आपने बच्चों को आपने उससे बचाना है तो आपने यही जो इसकी जड़ है ना, जड़ पे जाके उसको रोकना है। ठीक है, जड़ जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की है। उसकी जो नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमें किस तरह नजर आते हैं। एक तो जो LGBTQ की जो हमारी मूवमेंट है, या उससे पहले चलें तो मॉरल रिलेटिविज्म। जो मॉरल रिलेटिविज्म है वो ये कहती है कि जो मोरालिटी है ना वो एक खास यानी एब्सोल्यूट नहीं है, हतमी नहीं है। यानी हो सकता है कि कुछ जो सोसाइटीज है ना किसी एक चीज को गलत समझें, हराम समझें, और दूसरी सोसाइटीज के लिए वो चीज गलत ना हो। अब इसमें आपने इस पर्सपेक्टिव में कुरान को किस तरह प्रेजेंट करना है, उसको हतमी साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर अभी मैंने कोई जवाब देना हो तो मैं किस तरह दूंगा। मैं सबसे पहले कुरान पाक की हतमियत को वाज़ेह करूंगा। कुरान पाक तो हमारा आज के दौर का मौजज़ा है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि हम उसकी हतमियत को वाज़ेह करें। किसके थ्रू? अपनी दलीलों के थ्रू। अब वो कौन सी दलीलें हैं? एक तो उसका अपना चैलेंज है कुरान पाक का, कि अगर कोई ला सकता है तो कोई ला के दिखाए इस जैसी एक सूरत या इस जैसे एक किताब। और इसी के साथ जो उसके फॉर एग्जांपल जो वूम के अंदर जो स्टेजेस हैं ग्रोथ की बच्चे की, वो जिस तरह उसने बताई, काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं जो कि ठीक थी। हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकल मिरेकल्स होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, इससे 100% प्रूफ तो नहीं होता। जिस तरह पोस्ट मॉडर्निस्ट को अगर बताना चाहे तो वो कहते हैं ये बात हतमी तो नहीं रही ना। तो अगर आप दो तीन चीज़ें प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका मतलब है कि हर चीज़ ही ठीक होगी। लेकिन इसको एक सेन बंदा जो कि जिद में नहीं है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो ये मेरे हिसाब से तो बहुत हतमी बात होगी है। ठीक है, यानी आप इसकी जो दलीलें हैं उसको मजबूत करें, उसकी हतमियत को साबित करें, और फिर उसके बाद अपनी बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे हम नहीं जा सकेंगे। आई होप ये वाला जो है इमीडिएट हमारा रिस्पांस हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिस्पांस है उसके लिए आप लोगों को जरा कमर कसनी पड़ेगी, रातें जाग के किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोज़ेज़ दोस्तों, ये जो आइडियोलॉजी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये हमारे मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीन करें कि ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का वो फैसला कुन मुहाज है जिसकी हमें तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों का इस आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत तारुफ में हासिल हो गया होगा। ज़िशान अजीज़ साहब ने इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ की प्रेजेंटेशन दी थी मेरे से एक दो हफ्ते पहले। अब अगले 10 मिनट में मेरे तो ये चाहूँगा कि आपको इस आइडियोलॉजी की बेसिस के बारे में आगाह करूँ। आज हमारा फोकस इसको डिफाइन करने का नहीं होगा, और ना ही इसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि इसकी कशिश क्या है, कि इसकी बेसिकली अपील क्या है, लोग इसकी तरफ क्यों माइल होते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें ये हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं इस टॉपिक को आपके सामने, जो कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के सफ़े अव्वल के जो सिपाही हैं उनके सामने ये इसको प्रेजेंट करूं। आई थिंक इसकी बेसिस को समझने के लिए जो मेन चीज़ है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि एब्सोल्यूट ट्रूथ या हतमी जो हक है उसके बारे में इंसानियत क्या तयन कर भी सकती है कि नहीं। अब बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि हाँ, कर ही सकती है। यानी अगर हम कोई चीज़ देखते हैं अपनी हवास खमसा से देखते हैं, चखते हैं, सुनते हैं, तो यकीनन उसमें तो हक है, हम उसको झुटला तो नहीं सकते। और इसी तरह जो चीज़ हम देख नहीं सकते उसको अक्ल शऊर की बिना पे, कि फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है, उसकी कुछ असरात होते हैं, उन असरात को हम अपने हवास खमसा से देख तो सकते हैं ना, उनको महसूस कर सकते हैं। तो उससे तो हमें एक हतमियत की कोई फीलिंग तो आती है। और अगर इसमें कोई सच्चाई होती ही नहीं तो हम साइंस के थ्रू इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने लिए अपने फ़ायदेमंद चीज़ें बना नहीं सकते थे। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ कि अगर आपने एक अंधे बंदे को समझाना हो कि रेड कलर है क्या, तो आप किस तरह समझाएंगे? यानी अगर आपने बताना हो किसी को कि रेड होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं उसको कि खून का कलर रेड होता है, या आप ये कह सकते हैं कि गुलाब का कलर रेड होता है। आपका उसको ऐसा तरीका नहीं है कि उसको बता सकेंगे रेड असल में होता क्या है। अब इसके इसी तरह अगर आप एक इमेजिन करें कि एक बंदा है जिसको ग्रीन की जगह रेड नजर आता है और रेड की जगह ग्रीन नजर आता है। अब वो क्योंकि बचपन से ना या ये यानी उसको बताया गया कि ये जो कलर है ना, ये जो गुलाब है इसके ऊपर उंगली रख के बताते हैं कि ये रेड है। अब वो खून के ऊपर बताते हैं कि यार ये भी रेड है। जो दरख्त है उसके पत्तों को बताते हैं कि ये ग्रीन है। तो उसने तो वो जो लेबल्स हैं, वो जो नाम है, वो तो उसने ठीक दिए होंगे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं देख रहा जो हम देख रहे हैं। आई होप आप बात समझे कि यानी ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। कलर जो है ना सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी जो हमें पढ़ाया गया है वो हम आगे आगे बयान करते हैं।
तो उसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें हतमियत तो नहीं रही, यानी जो हमारे पास खमसा है उसमें कोई ना कोई शकूक व शुबात की गुंजाइश तो है। ठीक है, यानी हम गुंजाइश की बात करें। हतमी तो तब होता है जब गुंजाइश ही ना हो उस शक की ना। इसी तरह साइंस के ऊपर भी ना शकूक व शुबात बिल्कुल जीरो नहीं हो सकते। कार्ल्स पॉपर एक फिलोसफर ऑफ साइंस रहे। उन्होंने अपनी फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी के अंदर ये बयान किया था कि साइंस जो कर सकता है वो ये है कि सिर्फ किसी एक थ्योरी को गलत प्रूव कर सकता है। साइंस किसी थ्योरी को हतमी तौर पे, यकीनी तौर पे सच नहीं कह सकता। अब इसी तरह गर्ल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है, जो कि मैथमेटिक्स में बताते हैं कि ऐसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं जिनका कोई प्रूफ हम कर नहीं सकते। ठीक है, यानी ये मैथमेटिक्स ही आपस में आपको बताती है कि वो हम प्रूव कर नहीं सकते। ओके, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि हम तो अल्लाह ताला को हतमी एक एंटिटी मानते हैं, लेकिन साइंस उसको रिकग्नाइज नहीं करती। तो यानी ये बात तो आपको समझ आना शुरू होगी कि हतमियत के बारे में बात करना मुश्किल है, यानी हम हर चीज इसको हतमी कह नहीं सकते और इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब ये बात इतनी नई नहीं है, लेकिन जब इसी बात को आप सोशल पॉलिटिकल साइंसेज में या सोशल साइंसेज में, ह्यूमैनिटीज में इम्प्लीमेंट करते हैं, हिस्ट्री में, हिस्ट्री की स्टडी में, डिफरेंट स्टडीज में, तो ये जो ढांचा इख्तियार करती है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म का। उसका जो क्रक्स है वो ये है कि वो रिजेक्शन है ग्रैंड नैरेटिव्स की और एब्सोल्यूट ट्रुथ की। ग्रैंड नैरेटिव से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ अगर जमहूर या पूरी जो इंसानियत है वो इसको सच मान रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली वो बात सच है। ये किसी इसका बहुत ज़्यादा लोगों का उस बात पे एग्री करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ सच है। ये इसमें तीन फिलोसफर्स के नाम भी मैंने लिखा था, इस पे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उस बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी इसके स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। अभी जो पहली स्टेज है पोस्ट मॉडर्निज्म की, वो थी उसकी फलसफाना जो बेसिस है, जो फोकॉल्ट ने सेट की, डेरिडा ने सेट की। अब वो तो बेसिकली ये कहते हैं कि कोई एक जो थ्योरी है उसको हम हतमी कह नहीं सकते, वो एक नैरेटिव है। और भी नैरेटिव हो सकते हैं, मैं भी ठीक हो सकता हूँ, वो भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम जज नहीं कर सकते कौन सा बंदा ठीक है। ठीक है, अब इसका फिर आगे सोशल साइंस में तकाजा क्या हुआ कि इक्वालिटी होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ काफी सालों से। अब वो चीज़ जो है ना राइज होगी है क्या कहते हैं दुनिया में। तो अब ये तो इक्वालिटी ना हुई, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ही ठीक हैं तो इसका मतलब है कि दूसरों को भी इक्वल टाइम मिलना चाहिए, इक्वल स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। तो इसका तकाजा तो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिटिकल साइंस की एक कोर्स है, उसमें 10 किताबें पढ़ाई जा रही हैं, तो अगर 5 जो किताबें हैं वो किसी वाइट ऑथर की पढ़ाई जा रही हैं, तो कोई बाकी 5 जो है ना वो ब्लैक ऑथर की पढ़ाई जानी चाहिए। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो और ज़्यादा रेसिस की भी होनी चाहिए, ताकि सारी की ना नैरेटिव सामने आए। सच्चाई तो है नहीं, तो ठीक है, तो हमें सबके नैरेटिव्स को इक्वल टाइम देना चाहिए। अब इसकी जो तीसरी स्टेज है, जो इसका नई और सबसे समझ लें कि डेट्रीमेंटल जो इसकी शक्ल अख्तियार की गई है, वो सोशल जस्टिस की है। अब सोशल जस्टिस का क्या तकाजा है, अदल का क्या तकाजा है, कि जिन लोगों को हम सप्रेस कर रहे थे, जिन आइडियाज़ को हम सप्रेस कर रहे थे, उनको हम टाइम नहीं दे रहे थे इतने सालों से, तो अब अदल का तकाजा तो ये है कि अब उनको ज़्यादा लाइमलाइट में लेकर आया जाए। यानी इसी एग्जांपल में अगर हम बुक्स डिसाइड करें, तो 2 जो बुक्स हैं वो वाइट ऑथर्स की होनी चाहिए और 8 जो बुक्स हैं ना वो ब्लैक ऑथर्स की होनी चाहिए। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो उसका मतलब है कि जो दूसरी सीरीज है उनको भी टाइम ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ज्यादा लाइमलाइट मिलनी चाहिए। अब इसमें जो ऑब्वियसली आपके जहन में बात आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि अगर सारी ही ठीक है तो इसमें तो एकेडमिक रिगर खत्म हो गई। ठीक है ना, इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें यही होता है कि एकेडमिक रिगर खत्म हो जाती है। अब लोग जो इतना जितना अच्छा जिसका अंदाज़े बयान होता है, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिसको हम कल्टिज्म भी कहते हैं। ठीक है, एकेडमिक रिगर खत्म होगी, आगे सो कॉल होक्स लिखा हुआ है, वो आगे मैं अभी इसको बताऊंगा। और आगे जो है इसकी जो और एस्पेक्ट्स थे वो मॉरल रिलेटिविज्म है, कि मॉरलिटी जो है वो हम किसी एक चीज़ से अखज़ नहीं करते, वो तो हर सोसाइटी की अपनी होती है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। और जेंडर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब इसके खिलाफ हमें ना बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ें, इसकी जो क्रिटिक्स हैं इसके अगेंस्ट, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सुकॉल, ये जो प्रोफेसर थे एलन डेविड सुकॉल, ये इन्होंने एक आर्टिकल शाया किया था ड्यूक यूनिवर्सिटी में। ये ड्यूक यूनिवर्सिटी के जो जर्नल है उसमें सोशल टेक्स्ट के नाम से। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो क्वांटम ग्रेविटी है ना वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसके बारे में उन्होंने बात की। उसको जो पीयर रिव्यू के प्रोसेस से गुजर के वो शाया हो गया।
2 महीने बाद उन्होंने क्लेम किया कि मैंने बोंगी मारी थी, मैंने वैसे ही इधर उधर से टर्म्स निकाल के वैसे ही आपस में जोड़ दिए थे। इसके पीछे कोई मेरी ऑथेंटिक रिसर्च नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही किया था ताकि लोगों को दिखाऊं कि ये लोग किसी चीज़ को रिव्यू नहीं करते। मैं अगर इनके क्या कहते हैं जो मोतबर लोगों के रेफरेंसेस डाल दूंगा ना, और अपने से यानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी मम्बो जम्बो डाल दूंगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एकेडमिक रिगर इसमें है ही नहीं। अब इसी के साथ अगर रिलेट करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म खुद भी तो एक आइडियोलॉजी है। और अगर पोस्ट मॉडर्निज्म की ही थ्योरी इस पे अप्लाई करें, तो क्योंकि कोई चीज़ हतमी नहीं होती, पोस्ट मॉडर्निज्म खुद भी तो हतमी नहीं है, वो भी गलत हो सकता है। ठीक है। यानी ये इसके खिलाफ एक दो जो है ना बेसिक क्रिटिक्स हैं, जो कि इसकी और भी क्रिटिक्स हैं, लेकिन मैं अभी ये सिर्फ इनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। अगर हम मतलब कंक्लूजन की तरफ अगर आए हम, तो टू समराइज हमने इस प्रेजेंटेशन में ये समझने की कोशिश की कि क्या चीज़ है जो लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ माइल करती है। ठीक है। इसकी अवलिन वजह तो उसकी मजबूत फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। यानी ये तस्वर कि इंसान हतमी तौर पर बगैर किसी शक व शुबा के किसी भी चीज़ को हक साबित करने से कासिर है। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। अब इसी तस्वर को जब इस मुसलमानों ने होलसेल अडॉप्ट कर लिया, तो मुसलमान मजहबी तकसरियत यानी रिलीजियस प्लूरलिज्म की तरफ जाना शुरू हो गए। यानी सारे ही मज़ाहिब सच हैं, हर किसी का अपना नैरेटिव है। अब क्योंकि हम हतमी तौर पे कुछ जान ही नहीं सकते, तो लिहाजा सभी ठीक होंगे। ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आइडियोलॉजिकल एनार्की हो जाती है। यानी मन मानी है जो आप मानना चाहे ना, सबकी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। ताहाल मुसलमानों की तरफ से कोई यानी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आ सका इस फिलोसफी के अगेंस्ट। और यकीन जाने कि जितने लोग मॉडर्निज्म या साइंस की वजह से इल्हाद या एग्नोस्टिसिज्म की तरफ जा रहे हैं ना इस दौर में, उससे कई कई गुना ज्यादा लोग इस नई फितने की वजह से गुमराह हो रहे हैं, हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। आप ही वो लोग हैं जो इसको काउंटर कर सकते हैं। ये जो किताब है, इसके अलावा मुदस्सिर रशीद साहब का एक बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छा एक लेक्चर है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उस मेरी बात को सुनने का, गौर से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात भी अच्छी और मुफीद थी वो अल्लाह की का फजल है, और जो बात गलत थी वो मेरी अपनी कोताही है। अल्लाह मुझे माफ़ करे और आपके हाफिज़ों से उसको खारिज कर दे। आमीन। क्वेश्चंस अगर हैं तो प्लीज़। जी इमाद, स्क्रीन शेयर अपनी ऑफ कर ली। ओके, मैं थैंक हंस यू रहा जी। हूँ। जी जी, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट होता है सेकंड प्रेजेंटेशन के लिए। जी, मैं हुमा इमरान आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली अपना क्वेश्चन पूछिएगा। Assalamu alaikum. It's a वालेकुम good सलाम। presentation, a very good topic. I just need to ask कि कुरान जब हमारे पास है मुस्लिम्स के पास, एंड वी नो कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो फिर मुसलमान क्यों इस का शिकार हो रहे हैं? लाइक अगर आपने साइंस पढ़नी है तो आप कुरान के उससे उसको जज करेंगे कि कौन सा मतलब वो वैलिडेट कर रहा है या वो उसके साथ कर रहा है। अदरवाइज आप हर थ्योरी रिजेक्ट कर दे इफ इट्स नॉट मैचिंग विद कुरान। तो मेरा तो ये है कि हम बाकी सबके पास शायद एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, बट वी आर लकी का कुरान का तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि महफूज से क्यामत तक, तो हमारे पास तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो फिर मुस्लिम्स के साथ का ये हाल क्यों है? थैंक यू। जजाकल्ला। अभी आपको ना ये आप ना इस टॉपिक को ना एक मुसलमान की ही नज़र से देख रही हैं। अगर आप एक ऐसे बंदे की नज़र से देखें ना, जो एक सेक्युलर बंदा है, या फॉर एग्जांपल जिसको इस्लाम का इतना नॉलेज नहीं है, जिस तरह यूजुअली हमारे बच्चे होते हैं, उनको इतने इम्प्रेशनेबल नहीं होते बचपन के टाइम पे ना, तो आप उसकी नज़र से आप देखेंगे तो आपको एक थोड़ा सा समझ आना कि शुरू होगा। अब बेसिकली जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो थॉट है ना, ये बेसिकली साइंसेस को भी रिजेक्ट करी। आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, वो भी इसको रिजेक्ट करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस खुद जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म के खिलाफ बात करता है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, ये एक अलग ही भला है। आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो है ना कह रहा है कि साइंस भी गलत हो सकती है, क्योंकि उसमें शकूक व शुबहात खत्म नहीं होते। ठीक है। आप कुरान पाक को मानती जरूर हैं, किस बेसिस पे मानती हैं? उसमें शकूक व शुबहात है, यानी कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये गलत हो। मैं अगर इसको थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में बताऊं ना, तो जो लॉजिक के तहत हम प्रूफ देते हैं ना कुरान के हक होने के, वो सारे जो प्रूफ्स हैं ना वो इंडक्टिव रीजनिंग से निकलते हैं।
ठीक है, ये थोड़े से टेक्निकल टर्म है, आप लोग अगर सर्च करना चाहें कर सकते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग को रिजेक्ट किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म में। आई होप इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बेसिकली इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि हम उस पर्सपेक्टिव से देखें जिस पर्सपेक्टिव से लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं, उसको क्यों जो है ना इतना मोतबर समझ रहे हैं। जी, डिस्कशन फोरम के चैट के अंदर फीडबैक फॉर्म भी शेयर हो गया है, काइंडली अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। जी अब्दुल मतीन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। जी खिज़र, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आ रही है, क्लियर आ वालेकुम रही है। सलाम। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म को लेके आप ना मेन स्ट्रीम इश्यूज बता दें जो कोई भी माशरा फेस करता है, आया कि वो एथिस्ट कम्युनिटी है या चाहे सेकुलर लोग हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, हर खित्ता उतना ही इन्फेक्टेड है लिबरलिज्म से और पोस्ट मॉडर्निज्म की जो प्रोडक्शन है, जितना कि मुस्लिम खित्ता है। तो इसका काइंडली इसके जो जिन जिन एरियाज पे ये अफेक्ट करता है ना, उसका एक ओवरव्यू देते हैं ताकि बाकी के जो मेंबर्स हैं ना उनको भी पता चल जाए कि ये किस तरह हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल। कॉज कॉज क्यों बनता है, वजह क्यों मसला क्यों है, इसको इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अब्दुल मतीन भाई, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया, इसमें ये आई थिंक हाईलाइट करना ज़रूरी है। अब जो थर्ड स्टेज मॉडर्निज्म है ना, उसकी जो नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमें किस तरह नज़र आते हैं। एक तो जो LGBTQ की जो हमारी मूवमेंट है, या उससे पहले चलें तो मॉरल रिलेटिविज्म। जो मॉरल रिलेटिविज्म है वो ये कहती है कि जो मोरालिटी है ना वो एक खास यानी एब्सोल्यूट नहीं है, हतमी नहीं है। यानी हो सकता है कि कुछ जो सोसाइटीज है ना किसी एक चीज को गलत समझें, हराम समझें, और दूसरी सोसाइटीज के लिए वो चीज गलत ना हो। ठीक है, यानी ये कोई दलील नहीं है कि अगर मेरा जो ज़मीर है वो कह रहा है कि ये चीज़ गलत है तो फिर ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, वो तो वो चीज़ इसको जो पोस्ट मॉडर्निज्म उसको रिजेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है हतमी हो ही नहीं सकती, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, जो सोशल आपकी अपब्रिंगिंग है, सोशल सारा कुछ है, वो डिफाइन करता है क्या चीज़ राइट है क्या चीज़ रॉन्ग है। अब जो LGBTQ की जो मूवमेंट है वो ये कहते हैं कि बेसिकली हम इतने सालों से ना ये जेंडर रोल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, बचपन से हम कहते हैं कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि हमें इससे निकलना होगा, हम सोसाइटल चेंज लेकर आ रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं कि यार आप ना क्योंकि ये बात हतमी तो नहीं थी, ठीक है, अगर हतमी नहीं थी तो आप इसको बारे में गौर से सोचें कि इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ना जो सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं या सोसाइटी जो एक ग्रैंड नैरेटिव दे रही है उसको रिजेक्ट करें। ठीक हो गया, मॉरल रिलेटिविज्म से अब डिफरेंट चीज़ें जो कि हम मॉरली रॉन्ग समझते हैं उसको भी वो अलाउ करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत करीब है वो वक्त जब वो इंसेस्ट को भी कहेंगे कि ठीक है। ठीक है, और पीडोफिलिया को भी कहेंगे ठीक है, क्योंकि अब आपके पास कोई बाउंड्री तो नहीं है। और आप ना उसको ना सोशल थ्योरीज के साथ बता सकते हो कि नहीं नहीं ये तो उसके ये नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। वो तो रिजेक्ट करते हैं ग्रैंड नैरेटिव्स को। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया मॉरल रिलेटिविज्म का। और भी इसके इश्यूज हैं, एक रिलीजियस प्लूरलिज्म भी है जिसका मैंने थोड़ा सा एक टच दिया था कि वो अगर सारे ही मजाहिब सही हैं तो फिर सबको आप एक्सेप्ट करें। यहाँ तक कि ये भी एक जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो ये भी कहता है कि एथियज्म भी एक बिलीफ है। ठीक है, यानी एथियज्म भी एक बिलीफ है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप कोई खुदा नहीं होता तो फिर ठीक है, आपका बिलीफ है, आपका अपना नैरेटिव है, इन लोगों का अपना नैरेटिव है। कोई भी ये प्रूव तो नहीं कर सकता कि मेरा नैरेटिव ठीक है तो फिर ठीक है, आप लोग सब लोग अपनी अपनी बात करते रहे। ये वाली चीज आपको इस्लाम के अंदर भी आती हुई नजर आ रही है, जब सब लोग एक बात पे कहते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा नैरेटिव है और ये उनका नैरेटिव है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो ये चीज जो है ना हमारे आहिस्ता आहिस्ता ना ये बहुत कॉमन हो रही है, ये सेंटेंस है ना हर चीज में कॉमन हो रहा है, लोग गलत चीज को गलत कह भी नहीं रहे। आई होप मैंने थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस को जरा वाज़ेह किया। जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। जी सैयद बिल्कुल। मशरफ अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। तो सबसे पहले एक चीज़ ये है कि वो आप जो मोरल रिलेटिविज्म की बात करें उससे तो कुरान की एक ही आयत याद आती है कि आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो मेरे ख्याल से ये आयत मतलब इस पूरे सिनेरियो को ना एक्सप्लेन करती है। मेरा ये बस दूसरा एक चीज़ था कि अगर आप मुझे इसका ना शॉर्ट सा बता सकें, जैसे हम देखते हैं रेनेसांस देखते हैं, इसके बाद एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एंड देन मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म एंड पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, इसके बारे में अगर आप मुझे बता सकें कि शॉर्ट सी इसके दरमियान रिलेशन क्या है सारा ना, ताकि मुझे एक पिक्चर क्लियर हो जाए काइंडली।
आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मांग रहे हैं, मुझे शायद समझ आइए। तो शुरू में जिसको हम कहते हैं ना ट्रेडिशनलिज्म था, कि वो लोग ना वर्ड ऑफ माउथ को या फिर चीज़ों को ना हतमी मानते थे। जो ट्रेडिशनलिज्म में बात आती थी ना, फिर जब मादियत के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ, ठीक है, यानी एम्पिरिसिज्म आ गया कि आपने ना साइंटिफिकली किसी चीज़ को प्रूव करना है, दलील से प्रूव करना है, फिर हम उसको मानेंगे, तो उसको हम मॉडर्निज्म का दौर कहते हैं। अब मॉडर्निज्म के दौर ने काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदे भी दिए, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी दिए। उसने जो प्रॉमिस किया हुआ था लोगों को, जो यूटोपिया प्रॉमिस किया हुआ था कि जब सब कुछ ना लॉजिकल चल रहा होगा, तो फिर ना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दुनिया में, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। वो चीज़ हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नजर आई कि यार ये वाला चीज़ तो उन्होंने जो कहा था वो तो हमें कुछ नहीं मिली। तो उस वक्त फिर यानी लोगों का ग्रैंड नैरेटिव्स के खिलाफ जो है ना एक जिद्दोजहद शुरू हुई। ग्रैंड नैरेटिव्स जो लोगों ने क्रिएट किए हुए थे, स्पेशली सोशल साइंसेस की और पॉलिटिकल साइंसेस की अगर बात करें, तो उसमें ये चीज़ पहले नहीं थी और अब शुरू हुई थी कि लोग जो है ना उसके खिलाफ फिर बोलना शुरू हुए कि यार ये जो सिस्टम्स की पहले लड़ाई चल रही थी, डेमोक्रेसी हो या सोशलिज्म हो, ये हो वो हो, मेरा सिस्टम है वो यूटोपिया बनाएगा, दूसरा सिस्टम कहता था नहीं मेरा जो है वो सबको हैप्पीनेस देगा। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो आके कहता है कि यार तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज सच हो नहीं सकती। तो वो एक समझ लें डिफीटिस्ट किस्म का एटीट्यूड है, ठीक है। उनका समझ लें कि ये एक क्या कहते हैं, काउंटर में चलती है ना। जब ट्रेडिशनलिज्म की तरफ से ना मसाइल शुरू हुए थे, यानी जब चर्च ने स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी और लोगों को ऑप्रेस करते थे, तो उसकी क्या कहते हैं अगेंस्ट जो है ना वो मॉडर्निज्म आया था। और मॉडर्निज्म ने क्योंकि अपनी वादों के ऊपर डिलीवर नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म आया। आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर होगा। और वैसे एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करता चलूँ कि आपने अपने क्वेश्चन से पहले ये भी कहा था ना कि आपने कुरान से दलील की दी थी। मैं आप लोगों को अर्ज करूंगा कि आप कुरान से दलील देना सही है, लेकिन क्योंकि अभी आपको प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को कुरान से दलील देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि वो कुरान की ही हतमियत को नहीं मानते। ठीक है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन वो जो हतमियत को मानने वाला एस्पेक्ट है ना, वो असल में जो वो चीज़ है जहाँ पर हमारा मार्का है, जो जहाँ पर हमारी इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जहाँ चल रही है, वो ये नहीं है कि हमने प्रूव कुछ और करना है, हमने ये प्रूव करना है कि हतमी किस तरह हो सकती है कोई चीज़। आई होप मैं थोड़ा सा क्लियर कर लिया होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं अब। नासिर खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म में जो मुझे अभी अंडरस्टैंड हुई है आपकी प्रेजेंटेशन से, इसमें तो जो भी डिसीजन मेकिंग और जो भी थिंकिंग है वो इंसान ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और बिल्कुल। इसमें जाहिर है आपके पास अल्टीमेट नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको सारी चीज़ों का इल्म नहीं है, तो आप किसी डिसीजन मेकिंग में किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अच्छा, अब जहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप लेट से पोस्ट मॉडर्निज्म को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके हाथ में हुकूमत आ जाती है, ठीक है। अब वो जब हुकूमत कायम करेंगे तो कोई रूल्स नहीं बनाएंगे। जब उसके रूल्स बनाएंगे, लाइट्स लेट्स है उन्होंने एक पुलिस का निज़ाम बनाया अपनी हुकूमत के अंदर, वो पुलिस किन रूल्स को फॉलो करेगी कि मुझे इसको गिरफ्तार करना चाहिए, किन बेसिस पे। तो वो जब रूल्स बनाएंगे तो वो भी तो रूल्स होंगे ना, वो हम्म। अल्टीमेट तो फिर क्या हुआ, ये तो फेल हो गया। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये जो थ्योरी है ये तो यहीं पे आके फेल हो जाती है कि अगर आप, ठीक है सब कुछ गलत है, जो भी दुनिया में चल रहा है वो सब कुछ गलत है, अगर आपके पास भी एक, किसी के पास तो हुकूमत जाएगी ना दुनिया की, किसी के पास पावर जाएगी, वो अपनी हुकूमत किस तरीके से बनाएगा, वो रूल्स बनाएगा। तो वो रूल्स तो फिर वही हो गए ना कि फिक्स माइंडसेट हो गया ना वो फिक्स। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया। तो फ्लेक्सिबल माइंडसेट का अगर आप, हाँ, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है थ्योरी, मतलब यहीं पे बेसिक लेवल पर ही फेल हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, यानी वो जो है मैंने अपनी कंक्लूजन में भी ये बात की थी कि एनार्की आ जाती है फिर। एनार्की का मतलब है कोई, आप लोगों को कोई बीच में एक चीज मुतफिक रखनी पड़ती है ताकि आप उसके ऊपर ना एक दूसरे को अकाउंटेबल हो। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिस तरह कहा जाता है कि लोगों ने एक चीज पे डिसाइड किया होता है कि हम इसको हतमी मानते हैं। अगर वो चीज है ही नहीं तो आपने तो सोसाइटी की बेसिस ही खराब कर दी। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कितना ये डेंजरस चीज है। अब इसका फिलोसॉफिकल जवाब चाहिए हमें। फिलोसॉफिकल जवाब जब तक नहीं होगा तो आप इससे क्या कहते हैं लड़ाई नहीं कर सकते उनसे ना,
क्योंकि अब वो जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो चैलेंज नहीं हो रही अभी इससे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई आपके पास हतमी चीज़ है ही नहीं तो आप किस तरह चलाएंगे हुकूमत। अब वो कहेंगे आप फिर कोई हतमी चीज़ ले आओ, आप कोई चीज़ लेकर आओगे तो वो कहेंगे ये तो हतमी है ही नहीं। अब बात समझ रही है, एक सर्कुलर लॉजिक है जो कि वो सिर्फ अपने आप को क्या कहते हैं, जो उनके मन के अंदर जो चीज़ है उसको बस राइज करने के लिए ना वो इसको एज ए टूल यूज कर रहे हैं। अब मैंने जो 3 स्टेजेस बताई थी ना, जो पहली स्टेज है वो फिलोसॉफिकल बेसिस पे क्या कहते हैं खड़ी हुई थी। जो सेकंड और थर्ड स्टेज है ना वो बस बेसिकली उसी को आगे लेके चल रहे हैं, उनकी क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप खुद देख लेंगे लॉजिकली अगर देखा जाए तो एलजीबीटीक्यू से सोसाइटीज को फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। यानी जेंडर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से लोगों की पॉपुलेशन, ये जो कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन जो पिरामिड्स है उल्टे हो गए हैं। अब वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको फिर अब अलाउ करना पड़ा है कि अब इमिग्रेंट्स आए हमारे काम करने के लिए। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो ये कहते हैं कि यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है लिहाजा हम रूल को चेंज कर रहे हैं। तो वो तो उनके जो लिबरल्स हैं वो खड़े हो जाएंगे कि आप किस बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, आपके पास तो कोई दलील नहीं है इसको चेंज करने की। इसमें अगर आप जापान को देखें, जापान ने ये सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ नहीं किया हुआ। और वो इसकी एक वजह यही है कि वो बहुत अरसे से जो है ना इसको जो पॉपुलेशन के जो पिरामिड के जो मसाइल हैं उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू। जी वेलकम। जी हमारे पास एक और क्वेश्चन है। आकिब सिद्दीकी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जैसे भाई कह रहे थे कि अगर ये हुकूमत में आ जाएं तो ऐसे कुछ बता रहे थे ना, तो मैं आपसे ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ बल्कि कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, क्योंकि मैं बीएससी इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ तो हमने पढ़ा भी है कि ट्रूथ इज, जो फैक्ट है वो वेरिएबल होते हैं और ट्रूथ भी वेरिएबल है। तो ये हमें पढ़ाया गया है लिटरेरी थ्योरी में। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं जो ये कर ऐसे रहे हैं कि ये एक विक्टिम्स का ग्रुप बनाते हैं और एक उनके एक को अप्रेसर बनाते हैं और एक को ओप्रेस करने वाला बनाते हैं ना, तो एक को मजलूम और एक को जालिम बनाते हैं, और दोनों को फंडिंग ये करते हैं, बिल्कुल मींस बिल्कुल उनकी हाँ। बैक पे करते हैं। ताकि उनको ना ये एक थ्योरी को जब इन्होंने इम्प्लाई करना होता है ना, इम्प्लीकेशन करनी होती है, तो एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं जो मजलूम होते हैं और उनके ऊपर जालम पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखें देखें ये दुनिया में क्या हो रहा है, और पूरा मीडिया के जो कैमरे होते हैं, जो सारा जो होता है मीडिया उस तरफ कर देते हैं, ये चेंज लाने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं, इसको ना बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अगर हम मुस्लिम्स में देखें कि यासिर काजी और जो एक है वो मुस्लिम है, उनकी फीमेल है, वो कबीना में कुछ महीने पहले उन्होंने पाकिस्तान का भी विजिट किया था, मुझे नाम भूल गया। तो उमर में। अमेरिका एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस वजह जी से, पोस्ट मॉडर्निज्म की बेस पे सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि अगर इनको आज़ादी मिलेगी तो मुसलमानों को भी बिल्कुल इसी तरह आज़ादी मिलेगी। तो इस बेसिस पे वो उनको भी कर रहे हैं। और जैसे भाई ने भी बताया ना कि इमिग्रेशन का था, तो क्योंकि मैं कल ही देख रहा था कि, बल्कि आज देख रहा था कि ग्रेट इमिग्रेशन का ना अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, बल्कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इस पर ब्रिटेन में और ऑस्ट्रेलिया में कि ग्रेट माइग्रेशन हो रही है और रिप्लेसमेंट की जा रही है। क्योंकि जो बिल्कुल मुस्लिम्स है ना, जितना मैं समझा हूँ अभी तक कि ये ना कंप्लाई कर लेते हैं सिस्टम के साथ, जैसा भी हो ना इन पर लागू कर दिया जाए तो ये अब कंप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न हैं वो जो समझते हैं ना कि हाँ ये हमारे खिलाफ है, तो वो उठ खड़े होते हैं। लेकिन मुस्लिम ऐसे नहीं करते और वो इसको अपनी आबादी को चेंज कर रहे हैं। मीन अगर हम देखें तो उनके मेजर जो बड़े बड़े एरियाज हैं जो बहुत पॉपुलर है उनमें। अ, आकिब, जी आप क्वेश्चन पूछेंगे? क्योंकि पॉइंट तो हमने नोट कर लिया आपका, लेकिन क्वेश्चन जी पूछेंगे आप प्रेजेंटर से, ताकि हम सवाल जो है ना आगे आपका लेके फिर उसका जवाब दे सकें प्रेजेंटर और बाकियों को बता सकें। तो बेसिकली मैंने पॉइंट ही ऐड करना था, तो इस बारे में ही बात कर लेना कि जो एलजीबीटी क्यू ठीक है है इसको बिल्कुल। पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे यूज कर रहे हैं और ये ओप्रेसर और कैसे यूज कर रहे हैं इसको, इस पर नहीं मजीद आपने वैसे, एलाबोरेट बस जी जी, नहीं आपने बड़ा अच्छा, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव है, आपने जो इंग्लिश में पढ़ा है। ये स्टार्ट तो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली लिटरेचर से ही हुआ था, लिटरेचर के ऊपर जो एनालिसिस होता है उधर से शुरू हुआ था। और अब ये एक सोशल चेंज की एक मूवमेंट टाइप बन गई है।
तो आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट पॉइंट आउट किया, और ये जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है ना, उसी की बेसिकली एक बिगड़ी हुई शक्ल है, जो कि अभी हमें थोड़ा बहुत नजर आते हैं अमेरिका के अंदर ना। अब अमेरिका ने लिबरलिज्म या फिर समझे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो है ना अलाउ तो कर दिया मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों ने इसको यूटिलाइज करने के लिए अपनी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, वो फिर आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज इस तरह किया है कि आप वो अलाउ कर रहे हैं चीज़ों को जो कि फॉर एग्जांपल कुरान पाक में जो है ना अलाउड नहीं थी, वो अपनी इंटरप्रिटेशंस करके। अब वही जो पोस्ट मॉडर्निज्म की एक थॉट है ना कि मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हैं, तो कुरान में से एक आयत निकाल ली कि वो कहते हैं कि मैं तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन करता हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ, आपका अपना नजरिया, आप सही भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें नहीं काफ़ी डिट्रीमेंटल है हमारे लिए, अब इस्लाम के लिहाज से स्पेशली, कि उसकी इतनी ज़्यादा तावीलें बंदे करना शुरू हो जाएं कि यार ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो उसके लिए मैं बस एक हम लोगों के लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सूरह आल इमरान की जो 7वीं आयत है, कि उसमें बताया गया है कि वही अल्लाह ताला है जिसने तुझ पर किताब उतारी जिसमें वाज़े मजबूत आयतें हैं जो असल किताब हैं, और बाज़ मुतशाबे आयतें हैं, बस जिनके दिलों में कुजी है वो तो उसकी मुतशाबे आयतों के पीछे लग जाते हैं। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि कुछ ही चीज़ें हैं जिनमें वो आप डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी जो बुक है जो असल है इस्लाम की, वो चीज़ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन नहीं मात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मिस रिजवाना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कह वालेकुम रही थी अस्सलाम। कि हम जो ये बात कर रहे हैं एलजीबीटीक्यू की, तो ये तो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस पे ना, क्योंकि आप देखें कोई भी तंजीम शुरू होती है ना, चाहे वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो या मुसलमानों के फेवर में हो, तो उसमें क्या होता है कि खासतौर पे स्टूडेंट्स फेडरेशन बना दी जाती है और गरीब तबके को लिया जाता है और एक मजलूम तबके को लिया जाता है। तो उसमें ये होता है कि इन लोगों को जमा करके ना फिर उस तंजीम को आगे बढ़ाया जाता है। और कुछ लोगों के ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिए जाते हैं कि वो स्टूडेंट्स, मैं जो अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ ना, मैं यही देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स को खास तौर पे इसमें मुलविस किया जाता है कि देखो तुम मतलब कुछ भी अपनी तंजीम को आगे बढ़ाने के लिए ना, कि जैसे मैं एक तारीखी मैं कुछ हिस्ट्री में देख रही थी, तो उसमें ये था कि जो ना स्टूडेंट्स को सबसे पहले किसी की सल्तनत बिखेरने के लिए ना स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया गया कि तुम्हें आज़ादी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अब वही बात फेमिनिज्म पे आ जाती है कि आज़ादी दी गई तो औरतों को ये बताया गया कि उनके हुकूक ये हैं ये हैं ये हैं, जबकि वो अच्छा कुरान पाक में पढ़े तो सबसे ज्यादा हुकूक कुरान पाक ही बता रहा है। लेकिन वही बात है कि माइंडसेट नहीं है लोगों के। फिर उसके बाद जो ना इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि क्योंकि ये स्प्रेड बहुत हो रहा है। मुसलमान बच्चे इसको कह रहे हैं कि सबको अपने मुताबिक जीना चाहिए और वो उनका राइट है। उनका राइट्स देने के चक्कर में जो ना हमारी मुसलमान यूथ बहुत खराब हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा जो ना स्प्रेड हो रही है। तो इसको बिल्कुल। खत्म करने के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अच्छा, थैंक यू, आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस लिहाज से। अब सोल्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा पेचीदा मसला है, क्योंकि हमारे मुसलमानों की तरफ से कोई इसके ऊपर लिटरेचर सच मेरे नज़र में इतना स्ट्रांग नहीं आया, ना इसके रद में कोई इतनी स्ट्रांग जो है ना लोग बातें करते हैं। ठीक है, यानी हम डिफरेंट जो इसकी ऑफ शूट्स हैं, इस न्यू फेमिनिज्म है, या समझ लें कि जो LGBTQ या जेंडर आइडेंटिटी की जो चीज़ें हैं उस पर तो हम बात करते हैं। जो इसकी जड़ है ना वो है मॉरल रिलेटिविज्म। ठीक है, कि जो मॉरल्स है ना वो चीज़ ग्राउंडेड नहीं है, वो हर सोसाइटी की अपनी अपनी होती है। अब उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब बेसिकली मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि आप ही तो इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स है ना, आप ही लोगों ने ये वाला इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर आगे लेके चलना है। तो आप इस पे सर्च करें, इसकी एक्चुअल जो बुक्स है, और मैंने लेक्चर की बात की थी वो ज़रूर आप देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो नैरेटिव नैरेटिव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो इसके ऊपर जो दलीलें हैं जो हम लोगों को नहीं देनी है। ठीक हो गया, यानी आप उसको आप देखेंगे, उसके ऊपर राइटिंग करनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, ये हम लोगों को नहीं करना है। इसके ऊपर किताबें लिखनी है, वो हम लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर वो हम दूसरों के आसरे पे बैठे रहेंगे, जब तक वो कोई इसका रद्द नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ मॉरल रिलेटिविज्म को काउंटर करना या फिर उसके बारे में बात करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वही मैं बात करूँ, अगर आपने बच्चों को आपने उससे बचाना है, तो आपने यही जो इसकी जड़ है ना, जड़ पे जाके उसको रोकना है। ठीक है, जड़ जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म की है। पोस्ट मॉडर्निज्म की जड़ क्या कहती है कि हतमियत कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ हम बिल्कुल बगैर किसी शक व शुबा के जान नहीं सकते। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ है कि लिहाजा सभी चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक ठीक होती हैं, और इसी वजह से ना मॉरल्स भी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होते हैं। सोशल कंस्ट्रक्ट होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये हम कह नहीं सकते कि ये वाली चीज़ ठीक है और ये वाली चीज़ गलत है।
वो तो कल्चर बताता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। अब इसमें आपने इस पर्सपेक्टिव में कुरान को किस तरह प्रेजेंट करना है, उसको हतमी साबित करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर अभी मैंने कोई जवाब देना हो तो मैं किस तरह दूंगा। मैं सबसे पहले कुरान पाक की हतमियत को वाजे करूंगा। कुरान पाक तो हमारा आज के दौर का मौजज़ा है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि हम उसकी हतमियत को वाजे करें। किसके थ्रू? अपनी दलीलों के थ्रू। अब वो कौन सी दलीलें हैं? एक तो उसका अपना चैलेंज है कुरान पाक का, कि अगर कोई ला सकता है तो कोई ला के दिखाए इस जैसी एक सूरत या इस जैसी एक किताब। तो वो किस सेंस में कह रहा है? वो लिंग्विस्टिक सेंस में भी कह रहा है कि जो कुरान पाक के लिंग्विस्टिक उसने चीजें की हैं। उसने एक प्रोज और पोइट्री के अलावा एक तीसरी ब्रांच निकाल दी है लिटरेचर में। और इसी के साथ जो उसके साइंटिफिक साइंटिफिक तो नहीं कहने चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल जो वूम के अंदर जो स्टेजेस हैं ग्रोथ की बच्चे की, वो जिस तरह उसने बताई, काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं जो कि ठीक थी हिस्टोरिकली, जो हिस्टोरिकल मिरेकल्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे 100% प्रूफ तो नहीं होता। जिस तरह पोस्ट मॉडर्निस्ट को अगर बताना चाहे तो वो कहते हैं ये बात हतमी तो नहीं रही ना। तो अगर आप दो तीन चीज़ें प्रूफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका मतलब है कि हर चीज़ ही ठीक होगी। लेकिन इसको एक सेन बंदा जो कि जिद में नहीं है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो ये मेरे हिसाब से तो बहुत हतमी बात होगी है। ठीक है, यानी आप इसकी जो दलीलें हैं उसको मजबूत करें, उसकी हतमियत को साबित करें, और फिर उसके बाद अपनी बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे हम नहीं जा सकेंगे। आई होप ये वाला जो है इमीडिएट हमारा रिस्पांस हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिस्पांस है उसके लिए आप लोगों को जरा कमर कसनी पड़ेगी, रातें जाग के किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जी, अब आगे फर्दर सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, माशाल्लाह 114 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फीडबैक फॉर्म काफ़ी दफ़ा शेयर हो गया चैट में, उसको लाजमी फिल कीजिएगा ताकि हम इसको और बेहतर से बेहतर बना सकें। जी, मैं अगले सवाल की तरफ मूव करता हूँ। अरसलान महमूद, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी जी बिल्कुल साफ है। अच्छा इमाद साहब, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे टॉपिक का इंतखाब किया है और आजकल ये इतना अंडर डिस्कशन नहीं आता। तो मेरा एक तो सवाल ये है कि ये जितना भी पोस्ट मॉडर्निज्म एक माइंड सेट है और प्लस इस माइंड सेट के लोग आगे फिर प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या रीजन है पीछे? जिस तरह साइंस का एक लॉ है ना, कॉज एंड इफेक्ट। अब पोस्ट मॉडर्निज्म जाहिर बात है ये एक इफेक्ट है ना, तो आपके ख्याल में इसकी क्या कॉज है? किस वजह से ये माइंडसेट इस दुनिया में क्रिएट हुआ है? और दूसरा मैं एक बल्कि पॉइंट ही शेयर करूंगा, सवाल तो नहीं है, वो ये है कि जिस तरह आपने फरमाया ना कि इस टॉपिक पे जो है ना लिटरेचर बहुत कम है हमारे यहाँ मुसलमानों के अंदर ना। तो मेरा चूंकि मुतालिया मेरा पसंदीदा फील्ड है, तो मैंने इस वाले से देखा है कि हमारे बरसगीर के खित्ते में सर सैयद अहमद खान प्लस इलामा इकबाल और एक और शख्सियत है गुलाम अहमद परवेज, इनका जो लिटरेचर है ना, ये मेरे ख्याल में पोस्ट मॉडर्निज्म के वाले से काफी मुफीद है। उन्होंने इस फील्ड में काफी काम किया है। अलबत्ता इन तीनों शख्सियात का मसला ये है कि इलामा इकबाल है तो चलें, वो हम सब मुसलमान उनको रिस्पेक्टेबल समझते हैं ना। अलबत्ता जो सर सैयद अहमद खान है या गुलाम मोहम्मद परवेज है, इनके बारे में हमारे यहाँ बहुत एक नेगेटिव राय पाई जाती है। तो मेरे ख्याल है उस राय को अगर हम मद्देनजर रखे बगैर, उसको राय को इग्नोर करके अगर हम लिटरेचर का मुताला करें ना, तो हम इस मसले से निकल सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो आप बता रहे हैं ना, ये काफी मतलब परेशान कौन है, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसमें जा रही हैं। और आखिरी बात छोटी सी ऐड करूंगा, मेरे ऑफिस के कोलीग हैं, उनकी कजन है गालबन, वो नॉर्वे में यानी एक्सरे की रिसर्चर हैं, बहुत बड़ी, यानी उन्होंने ऐसी रिसर्च की है कि जो गालबन कम लोग इस फील्ड में गए हैं ना। वो लड़की जो है उसने मतलब है कि शादी कर ली है लड़की से, और उसके वालिदैन कुछ नहीं कर पाए। ये मतलब है मसला इस लेवल का जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे। जजाकल्ला, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो मसला है ना, मैं यकीन माने कि अभी तो हमें इसमें से थोड़ी सी फीलिंग आती है कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, यानी बड़ी मायूब चीज़ है जो कि हो गई है। ये यकीन माने हमारे जो बच्चे हैं उनमें से ये हिस्स भी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है, जब उनको वो उनका ज़मीर ही ये नहीं कहेगा कि यार कि ये चीज़ गलत थी। रही बात, आपने कहा कि इसका ये कॉज और इफेक्ट की जो आपने बात की ना, तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा टच किया था इस टॉपिक पे, कि वो बेसिकली एक
उसको ना रिजेक्ट करने के लिए या उसके जिद में आता है ना कोई भी आइडियोलॉजी, तो जो प्रोमिसेस साइंस ने किए थे वो उसने फुलफिल नहीं किए, जिसकी वजह से जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की जो है ना ये एक तहरीक शुरू हुई है। वो क्या वादे थे, वो कहते थे कि टेक्नोलॉजी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो रोबोटिक्स के बारे में ना 1990s में न्यूज़पेपर में आता था कि जब रोबोट्स आ जाएंगे तो इंसानियत जो है वो अपने जो आर्ट्स हैं और जो उसके बाकी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर सकेगी। ठीक है, उसको मैनुअल लेबर पे काम नहीं करना पड़ेगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी जब हमारे पास इतनी बड़ी एक रिसोर्स आ जाएगी रोबोट्स की। अब हमें देखते हैं कि एआई का कितना काम शुरू हो गया है। अब एआई जो है वो हमें जॉब से तो आज़ादी दे रही है, लेकिन हमें अपनी रिस्क की क्या कहते हैं, रिस्क की जो दौड़ है उससे नहीं निजात दे सक रही, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कुछ और ही है। ठीक है, वो हमें इससे निकलना ही नहीं देता। हम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बेहतर हो रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि हम जब हफ्ते में 2 दिन फ्री होते थे तो अब 3 दिन फ्री हो या फिर 4 दिन फ्री हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, काम करने की कम जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो उसको यूटोपिया नहीं बना रहा है। यूटोपिया ऐसी यानी जगह होती है जहाँ पर एक समझे कि दुनिया में एक जन्नत की एक जो कैफियत होती है। तो ये साइंस ने बड़ी प्रोमिस की थी, लेकिन वो उसको यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ लें कि उसको वो बेहतर नहीं कर सका, या ह्यूमन की जो हैप्पीनेस है उसको बेहतर नहीं कर सका। तो उस सिलसिले में ना एक ऑपोजिट उसके खिलाफ कि ये क्यों नहीं कर सका, क्योंकि ये है ही बातिल। ठीक है, जदीदियत को बातिल करार देना जो है ना वो बेसिकली माँ बाप जदीदियत की एक जो है ना काम था। तो ये उसका कॉज एंड इफेक्ट है। और इसी तरह ये इससे आप बैक भी जाएंगे तो ट्रेडिशनलिज्म को जब मॉडर्निज्म ने चैलेंज किया था तब वो आगे राइज हुआ था। बेसिकली वो एक दूसरे से नेचुरल प्रोग्रेशन के थ्रू आ रहे हैं। और आपने जैसे मोहम्मद इकबाल साहब का बात की, पोस्ट मॉडर्निज्म का तो मुझे आइडिया नहीं कि उन्होंने कोई चीज़ इस पे बात की हो। वैसे जो उनकी है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, वो बहुत अच्छा एक लिटरेचर है जदीदियत के खिलाफ ना, जदीदियत के साथ किस तरह मुसलमानों का होना चाहिए रवैया। तो आई अर्ज एवरीवन कि आप लोग लिटरेचर को ज़रूर स्टडी करें। ये मैंने लेक्चर की भी बात की थी, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंजेस टू इस्लाम, ये इसका टाइटल है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये आप ज़रूर देखिएगा, या बुक इसकी ज़रूर कोई सर्च कीजिएगा। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो खिजर भाई। जी, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइम सिद्दीकी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। बेसिकली मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा एक कमेंट था। अगर मैं कर सकता हूँ, आप बता दो। जी जी। सर, फीडबैक आपका या कमेंट आपका अगर हम लेते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि इसी में इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर दें, जी ताकि सबको क्वेश्चन की फॉर्म में, सवाल की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि पॉइंट अपना दीजिए, लेकिन सवाल भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अभी एक डिस्कशन ओपन हुई थी कि मेरे ख्याल में रिजवाना मैम ने जो है वो बात की थी कि हमारी कम्युनिटीज के अंदर जो है वो थॉट्स प्रिवेल कर रही है, और बिल्कुल जो है वो ऐसी ही है। और आपने जवाब दिया था कि हमें जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है वो लोगों को जो है इस हवाले से लोगों को कन्विंस करना है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन इसको अगर हम डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करें तो हमें नजर आता है कि जितने भी आइडियाज हैं, तो हमें नजर आता है कि फॉर एग्जांपल लिबरल आइडिया है या फिर कैपिटलिस्ट आइडिया है, या उसके एंटी थीसिस के कम्युनिस्ट आइडिया है या फिर कोई मार्क्सिस्ट आइडिया है, तो वो आइडिया जितना भी प्रेवलेंट होता है ग्लोबल ग्लोबल उसके ऊपर मार्केट के अंदर आता है, तो वो मैं समझता हूँ कि जब वो इम्प्लीमेंट होता है किसी भी लैंड के अंदर इम्प्लीमेंट होता है, तब वो जो है वो थॉट्स के अंदर जो है वो लोगों के आता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो 17th सेंचुरी से पहले जो है वो लिबरलिज्म जो है वो दुनिया के अंदर इस तरीके से नहीं थी। मतलब कि उस वक्त जो है वो यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी और ये सारे जो है वो हुकूमत कर रहे थे। लेकिन जब लिबरल कुछ फिलोसफर्स उठे, कुछ थिंकर्स उठे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उठे, जैसे कि जॉन लॉक और भी मुख्तलिफ, उन्होंने जो है वो एडम स्मिथ, उन्होंने करंट स्टेटस को चैलेंज किया और एक ऑल्टरनेट आइडियोलॉजी पेश की, और फिर जो है वो फ्रांस के अंदर नाफिज किया, और यूरोप के अंदर जो है वो आइडियोलॉजी फैली, फिर दुनिया के अंदर फैली। तो आइडियोलॉजी जो फैलती है वो एक इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, एक बाय फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस तरीके से अगर हम देखें, मार्क्सिस्ट जो है वो पहला, तो वो आपको नजर आता है कार्ल मार्क्स उठा, उसने जो है एक आइडिया दिया और लेनिन ने उसको नाफिज किया। और फिर वो जो आपको नजर आता है कि आज हमारे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी मार्क्सिस्ट नजर आते हैं,
और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर कम्युनिस्ट नजर आते हैं, हम्म। आइडिया को अडॉप्ट कर दे। अब तो मेरा पॉइंट ये था कि जो भी आइडियोलॉजी नाफिज होती है स्टेट के फॉर्म में, वो लोग उसको देखते हैं, हालांकि वो सेंस करे ना करे। तो अगर हमें, मैं सोल्यूशन के तौर पे जो आपने कमेंट किया उसको मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ कि अगर हमें आइडियोलॉजी को काउंटर करना है, तो जैसे कि आज लिबरल स्टेट्स हैं, वो इकोनॉमिक उनकी लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही है, उनकी पॉलिटिकल लिबरल प्रिंसिपल्स की चल रही है सारी चीजें। तो अगर हमें, और इवन के पोस्ट मॉडर्निज्म भी रियासत उसको जो है वो फंड कर रही है, और उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और नेटफ्लिक्स और व्हाट नॉट जो है उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। तो अगर हमें इसको काउंटर करना है, तो एक इंटेलेक्चुअली बिल्कुल आपने बात की, लेकिन जब तक एक रियासत नहीं होती जो एक आइडियोलॉजी पे खड़ी हो, तो उसको हम काउंटर उस तरीके से नहीं कर सकते, और ग्लोबल सरफेस पे उसको लेके नहीं आ सकते। बस ये मेरा कमेंट था। तो उसके अंदर अगर आप बाकी, और इसके अंदर ये भी आप बता दें कि किस बिल्कुल। तरीके से हमें फर्दर इंटेलेक्चुअली तो करेंगे बिल्कुल, लेकिन इसको पॉलिटिकल एक एक्टिविज्म के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे, तो कि हम मसले की हल की तरफ जा सकते हैं। ये मेरा सवाल था। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो हमें करनी चाहिए, और भी चीज़ें हैं। यानी आपका अगर मेजोरिटी बन जाएगी तो वो चीज़ भी आपके हक में जाती है, ये बात सही है। लेकिन उसकी एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म अभी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आपकी बात सही है, यानी सिर्फ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नहीं है, इसके और भी समझ लें कि एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना चाहिए। तो ये बात सही है उसके लिहाज से। लेकिन इंटेलेक्चुअल बेसिस होगा तभी हमारे पास कोई कंटेंट होगा जिसको हम इमोशनली आगे दिखा सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अथॉरिटीज की क्रिएट कर सकते हैं। आई होप समझ आ गई होगी वाली बात। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेसिफिकली सिंध के अंदर अगर आपको नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ LGBTQ एक्टिविस्ट, तो उनको फंड किया जा रहा है, यहाँ पे उनको पोजीशन दी जा रही है, उनको अथॉरिटी दी जा रही है, वो पॉलिसीज डिजाइन कर रहे हैं। और इवन के आप देखें यूथ क्लब काम कर रहा है इस पे, मुख्तलिफ, मतलब हर कोई जो इस्लामिस्ट है उसके माशाल्लाह। खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन आप जब तक अथॉरिटी आप अपने इस्लाम इस्लाम की बुनियाद पे नहीं होगी, तो आप जो है वो मासिस को तब्दील नहीं कर सकते। ये मेरा आर्ग्यूमेंट था, आपने बिल्कुल इसको जो है वो बैक किया। जजाकल्ला। जी। जी साइम भाई, पॉइंट भी आपका हो गया, सवाल भी हो गया। मैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव कर रहा हूँ। जी रीना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल मेरा इनसे इन्होंने ही किया है, वो यही सवाल मेरा भी था, इससे रिलेटेड ही कि क्या ये हम लोग अपनी सतह पे, कुछ लोग तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको तो इतनी फंडिंग लग रहा है हो रही है जो कि ये इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है? गवर्नमेंट के लेवल पे इसके इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? क्या कुछ कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? बस ये। जजाकल्ला। ये एक डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। वो तो उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी एक रीज़न बनता है, बिल्कुल। लेकिन ये कि गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट होने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन होना बड़ा ज़रूरी है। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि जब तक कोई बात बंदा करता है लेकिन उसकी कोई लॉजिकल बैकिंग ना हो तो वो बात खोखली है, यानी उसका कोई वेटेज नहीं है। ठीक है, यानी अगर वो लोग अपने फिलोसॉफिकल बेसिस दे रहे हैं तो आप लोग भी यानी देंगे नहीं जब तक, तब तक वो उसकी बात में वजन नहीं आएगा। आई होप मैं यानी इसको कन्वे करूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल ने वो अपनी जो आइडियोलॉजी थी वो फिर प्रोपगेट करने के लिए उसके अंदर वजन, उसके अंदर बैकिंग और उसके अंदर जो है एलोक्वेंस बनाई ताकि वो आगे जाए। और सोशल चेंज के लिए ना ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने ना कोई एक आर्टिकल, कोई एक बुक, कोई एक स्पीच, कोई एक ऐसा पोइट पोम या फिर गजल, कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है, यानी कोई एक ऐसी कैटलिस्ट जरूर होता है जो कि लोगों को उजागर करता है, उनको वो चीज़ ना जो हो सकता है उनके लाशूर में ज़रूर हो, लेकिन वो उसको नुमाया करके आगे बयान करता है, जिसके थ्रू वो वाली सोशल चेंज शुरू होती है। विदाउट इस तरह का कोई इंसेंटिव, जिस तरह हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को छोटा ना समझें, इसमें हो सकता है कि आप ही वो हों जो इसके ऊपर जो है ना अपनी बुक शाया करे और आपकी ही वजह से ये वाला चेंज शुरू हो।
जी, तो बेसिकली क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट सबके। आई थिंक दो और पॉइंट्स होंगे। मैं देख लेता हूँ, मैं ये लास्ट पार्टिसिपेंट इनको मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम फीडबैक फॉर्म की तरफ जाके सेशन को क्लोज करते हैं। जी इंशाल्लाह। अरसलान महमूद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सवाल पूछ लें। जी जजाकल्ला। सवाल तो नहीं है, ये अपने भाई जो है ना इमाद भाई, काइंडली अगर इनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो नाइट होगी। सर ये चीज़ डिस्कशन फोरम के बाद डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना अगर है कोई तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर जो पॉइंट है ना वो आपका नोट कर लेंगे, वो फिर हम पहुंचा देंगे स्पेसिफिक पर्सन तक। जी सही है, ठीक है, मुझे वो भेज दीजिएगा। जजाकल्ला। ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू इमाद, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आपने सर, एक बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट किया है जो कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की नीड भी थी, और बहुत आपने हाईलाइट किया इस पॉइंट के ऊपर। और हमें एज एन इंटेलेक्चुअल वॉरियर इस चीज़ को स्टडी भी करना चाहिए, और इसके ऊपर और भी अपनी थॉट को प्रोवोक करना चाहिए, ताकि हम इसका मुकाबला करके जो आपके पास हतमी चीज़ है उसको सामने लेके आ सकें। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। पार्टिसिपेंट्स आप सबका। मैं एक दफ़ा फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली फीडबैक फॉर्म आप लोग के साथ शेयर हो गया है, जो भी चीज़ आपको लगती है इसमें उसको ऐड करें, ताकि हम इस फोरम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो मैं आपका होस्ट खिजर आईएमएस की तरफ से डिस्कशन फोरम आपका होस्ट करा था। तो संडे के सेशन के लिए इतना ही था। आपके पास बहुत अच्छे टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, काइंडली इसको स्टडी कीजिए और अपना नॉलेज और बढ़ाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कशन फोरम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, जो भी मॉडरेटर्स होंगे वो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।